पंजाब के एक छोटे से शहर में शम्मो एक बच्चे की माँ थी। बच्चे की उम्र 6 साल से कुछ ज्यादा थी। अभी यही उसकी औलाद थी। उसका खामंद भी था जिसका मिजाज हाकिमों वाला था। उसमें गुस्सा भी था। वो अपने खामंद के साथ छोटे से एक मकान में रहती थी। खामंद किसी दफ्तर में मुलाजम था और तनख्वाह गुजारे के मुताबिक थी। एक रोज शम्मो को गली में अपने बच्चे की रोने की आवाज आई। वो बाहर निकली तो देखा कि उसके बच्चे को कोई दूसरा बच्चा पीट रहा था। गली मोहल्लों में बच्चे आपस में खेला भी करते हैं, रूठा भी करते हैं और लड़ा भी करते हैं। उनके यहाँ अमन के मुज़ाकरात और मुआहदे नहीं हुआ करते। लड़कर वो भूल जाते हैं और फिर इकट्ठे खेलने लगते हैं। उनकी लड़ाई कोई वाकया नहीं बल्कि खेल का हिस्सा होती है। वाकया उस वक्त ज़हूर पजीर होता है जब बच्चों की लड़ाई में बड़े शामिल हो जाते हैं। शम्मो माँ थी और ये उसकी पहली औलाद थी। वो बर्दाश्त न कर सकी। बाहर जाकर अपने बच्चे को पीटने वाले बच्चे को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। वो बच्चा रोता चिल्लाता अपने घर चला गया। शम्मो अपने बच्चे को लेकर घर वापिस आ गई। जरा सी देर बाद उसका दरवाजा बड़ी जोर से खुला। कोई औरत उसे दरवाजे में खड़ी कोस रही थी। वो दूसरे बच्चे की माँ थी। शम्मो जवाबी हमले के लिए निकल आई। बाहर बच्चे का बाप भी खड़ा था। उसने गुस्से में शम्मो को कुछ नारवा बातें कह दी। शम्मो ने तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। बच्चे का बाप धमकियां देकर चला गया। बच्चे की माँ वाही तबाही बकती रही। चार दीवारी की दुनिया में जहाँ लोग उतना ही कमाते हैं जिससे 2 वक्त की दाल रोटी चल जाती है, टेलीविजन सेट नहीं होते जो तफरीह मुहैया करते हैं। मर्द सिनेमा देखाते हैं, औरतें घरों में कैद रहती हैं। उनके लिए तफरीह के लिए 2 ही जरिए होते हैं, एक लगाई बुझाई और दूसरा पड़ोसियों की लड़ाई। वो दरवाजों में खड़ी होकर या बलाई मंजिल की खिड़की खोलकर तमाशा देखती हैं और पुरजोश मकालमों और दिलचस्प गालियों से लुत्फ अंदोज होती हैं। मर्द कान लपेटे गली से गुजरते चले जाते हैं। बाज औरतें बीच बचाव करती हैं, लेकिन ऐसे बेजरर तरीके से कि लड़ाई खत्म ना होने पाए। और जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो तमाशाई औरतें टोलियों में बटकर तबसरा करती हैं और राय देती हैं, फिर लड़ने वालियों के पास जाकर एक दूसरे के खिलाफ भड़काती हैं। शम्मो की लड़ाई खत्म होने वाली थी क्योंकि दूसरी औरत का खामंद अपने घर के सामने खड़ा अपनी बीवी को बुला रहा था। वो औरत वहां से अभी हटी नहीं थी कि शम्मो का खामंद आ गया। वो मिजाज का कड़वा था। शम्मो बिफरी हुई थी। इसने अपने खामंद को भी गरमा दिया। खामंद ने उस औरत को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो गली में चित गिरी। उसका खामंद भूखे भेड़िए की तरह आया। अपने खामंद को खून की नदियां बहाने पर आमादा करने के लिए वो औरत गिर कर ना उठी। वो किसी चोट के बगैर दर्द से कराहने, कोसने और धाड़े मारकर रोने लगी। दोनों खामंदों के दरमियान 2 आदमी आगे, लेकिन अपनी बीवियों के सामने गीदड़ किस्म के मर्द भी शेर हो जाया करते हैं। दोनों खामंद बीच में आने वाले आदमियों को परे फेंक कर उलझ पड़े। एन उसी वक्त दूसरी औरत का जवान भाई इधर आ निकला। अपने बहनोइयों को मार का आ रहा देखा तो वो भी मारके में शरीक हो गया। शम्मो कहती है कि भाई ने उसके खामंद पर हमला नहीं किया बल्कि वो दोनों को छुड़ा रहा था। शम्मो का खामंद समझा कि उसका मुकाबला 2 आदमियों के साथ है। उसे गली में ईंट का एक बड़ा टुकड़ा नजर आ गया। उसने वो टुकड़ा उठाया और बड़ी तेजी से इस औरत के खामंद को 2-3 जरबे लगाई। फिर उसने भाई को टुकड़ा मारा। टुकड़ा नुकीला था जिसकी वजह से वो दोनों बुरी तरह लहूलुहान हो गए। कुछ और आदमी आगे, मजीद खून खराबा रुक गया। मासूम से बच्चों की लड़ाई एक हादसा बन गई, मगर ये एक बहुत बड़े हादसे की इब्तदा थी। शम्मो अपने खामंद और बच्चे के साथ अंदर चली गई। कोई 1 घंटे बाद शम्मो के खामंद को किसी ने बाहर बुलाया। वो बाहर निकला तो पुलिस का एक कांस्टेबल खड़ा था। कांस्टेबल उसे थाने ले गया। अगर चोटों से जिस्म चूर चूर हो जाए और खून ना निकले तो कोई तवज्जो ही नहीं देता, और अगर जरा सी खराश आ जाए जिससे निकले हुए खून के चंद कतरे कपड़ों को लाल कर दें तो एक खौफनाक वारदात समझ लिया जाता है। दूसरी औरत के खामंद और भाई के सर से जो खून निकला था उससे उनके कपड़े लाल हो गए थे। इसी हालत में वो थाने चले गए। शम्मो के खामंद को बुलाया। ईंट का टुकड़ा भी थाने पहुंचा दिया गया। शम्मो ने अपने खामंद को देखा जो हवालात में बंद था। के बाद उसने अपने खामंद को हथकड़ियों में उस वक्त देखा जब पुलिस उसे गली में मौका वारदात पर लाई। शम्मो ने सर पीट लिया। उसके खामंद का बाप ज़हनी तौर पर मफलूज था। वो अपने बड़े बेटे के साथ रहता था, अपने इस बेटे के साथ जो शम्मो का खामंद था। बाप और बड़े भाई की बोलचाल बंद थी, बल्कि एक दूसरे की गमी शादी से भी वो लाताल्लुक हो चुके थे। शम्मो ने उसकी वजह ये बताई कि उसका खामंद अपने मजूर बाप के साथ बदसलूकी करता था। इस पर दोनों भाइयों की लड़ाई हुई थी। ज्यादातर इल्जाम शम्मो पर आयद किया गया। हालांकि खामंद शम्मो की एक नहीं सुनता था और हर बात पर अपना हुक्म चलाता था। शम्मो की अपनी सिर्फ माँ थी। बाप कभी का मर चुका था। उसकी 3 बहनें थी, 2 बड़ी एक छोटी। तीनों शादीशुदा थी। वो शहर से बाहर थी, एक शहर में थी। इस तरह उसकी भी मदद करने वाला कोई ना था। पुलिस और कचहरियों का लंबा चक्कर शुरू हो गया। शम्मो घरेलू औरत थी। उम्र अभी 25 साल हुई थी। इन रास्तों से वो वाकिफ नहीं थी जिन पर उसे डाल दिया गया था। दूसरी पार्टी के पास रुपया पैसा था और उन्होंने सिफारिश भी हासिल कर ली थी। रिश्वत और सिफारिश का दौर दौरा शुरू हो चुका था। शम्मो को भी इशारे मिले थे कि बढ़कर बोली दो और खामंद की हथकड़ियां खुलवा लो, लेकिन वो इन इशारों को नहीं समझ सकी थी। ये इशारे वो बहुत मुद्दत बाद समझने की काबिल हुई, मगर
उस वक्त वो एक मफरूर की हैसियत से कराची आ चुकी थी और खरांट औरत बन चुकी थी। अब वो इन इशारों का जिक्र करती है तो हंसती है, कहती है वो मेरी कच्ची उम्र थी, घर से बाहर की कोई बात समझ ही नहीं आती थी। थानेदार ने उसे देखा था, उसने एक खरांट औरत की जुबानी शम्मो को बड़ा ही वाज़ेह इशारा दिया था। इस औरत ने शम्मो से कहा था, थानेदार इतना अच्छा आदमी है कि तुमसे एक पैसा रिश्वत नहीं लेगा। शम्मो नहीं समझ सकी थी। इसका नतीजा ये निकला कि केस अदालत में नहीं जाता था और शम्मो का खामद जेल से बाहर नहीं आता था। वो जेल के हवालात में बंद था। शम्मो से जेल में मिलने गई। खामद ने उसे कहा कि वो कोई वकील करके उसकी जमानत का इंतजाम करे। ये सीधी सादी औरत रोने के सिवा कुछ जानती ही नहीं थी। मोहल्ले की औरतें उसके घर इजहार अफसोस के लिए जाती, मगर उनकी बातों से शम्मो को कोई तसल्ली नहीं होती थी। बाज औरतें इस तरह की बातें करती थी कि ये तो कचहरियों का मामला है, साल डेढ़ साल तो मुकदमा चलेगा, फिर 2-3 साल की कैद होगी, दुआ किया करो और मजार शरीफ पर हर जुमेरात को जाया करो। शम्मो की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। औरतें इसके साथ हमदर्दी जताती थी, मगर बातें अपनी करती थी और अपने दुखड़े सुनाती थी। उससे ये पूछने वाला कोई ना था कि उस पर क्या गुजर रही है और वो दिन किस तरह गुजार रही है। चार दीवारी के पिंजरे के पंछियों को एक जगह इकट्ठे होकर चहचहाने का बहाना मिल गया था। उसे ना कोई सही मशवरा देता था, ना उसका हाथ थामकर उसे रास्ते पर डालता था जहां उसके खामद की जमानत हो सकती थी। उसका बड़ा बहनोई जो उसी शहर में था कभी कभी इसके यहाँ आता था, मगर इसकी कोई मदद नहीं करता था। शायद वो मदद करने के काबिल नहीं था। एक रोज एक अजीब बात हुई। वो आधे जेवरात की एक पोटली बांधकर जेल में अपने खामद से मिलने गई। उसे वो बताना चाहती थी कि वो ये जेवरात बेचने के लिए जा रही है। खामद से वो जब मिलती तो दरमियान में सलाखें और एक जाली हायल होती थी। ये जाली में से एक दूसरे को अच्छी तरह देख सकते थे। खामद ने उसे बताया कि वो जेवरात कहाँ और कितने पर फरोख्त करे और वकील कहाँ मिलेगा। शम्मो वहां से हटी, जेल से कुछ दूर गई तो रास्ते में उस औरत का भाई खड़ा था जिसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी। इस भाई को खामद ने ईंट से जख्मी किया था। उसका नाम आसफ था। शम्मो ने लड़ाई से पहले आसफ के साथ कभी बात नहीं की थी। वो किसी दूसरे मोहल्ले में रहता था। लड़ाई वाले रोज वो इत्तेफाक से अपनी बहन के घर आ निकला था। शम्मो इसका नाम तक नहीं जानती थी। शम्मो की उम्र 25 साल थी। आसफ उससे एक आध साल छोटा था। शम्मो ने उससे उस रोज गली में देखा था। आसफ ने शम्मो का नाम लेकर बुलाया। शम्मो ने बुरके का नकाब नीचे कर दिया और रुकी नहीं। जरा रुक जाओ शम्मो, आसफ ने इसके साथ चलते हुए कहा, मेरी बात सुनकर चली जाना। शम्मो दरअसल डर गई थी। वो इसलिए रुक गई कि आसफ कोई बदतमीजी न कर बैठे। आसफ के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। तुम्हारे खामद की अभी तक जमानत क्यों नहीं हुई? इसने शम्मो से पूछा। शम्मो ने ये समझा कि आसफ उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने कुछ जली कटी सुना दी। आसफ ने जैसे कुछ सुना ही ना हो। उसने कहा, मैंने तुमसे पूछा कुछ है और तुम बता कुछ रही हो। मैं तुम्हारे खामद को जमानत पर रिहा कराना चाहता हूँ। तुम्हें इधर आते देखा तो यहाँ आकर खड़ा हो गया था। तुम इतने नेक होते तो थाने ना जाते। शम्मो ने कहा, चलो मैं मस्जिद में चलकर कुरान पर कसम खाऊंगा कि मैं इन्हें छुड़ाने आया था। आसफ ने कहा, इसने मुझे भी जख्मी कर दिया। मैंने अपने बहनोई की मिन्नत की कि थाने रिपोर्ट ना करे, लेकिन वो तुम्हारे खामद की तरह पक्का खपती है। मैं तुम्हारे खामद को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा बहनोई इससे कम नहीं। तुम्हें मेरे साथ क्या हमदर्दी है? शम्मो ने उससे तंजिया लहजे में पूछा। मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं भी खपती हूँ, मगर कुछ और किस्म का खबत है। शम्मो कहती है कि वो अजीब तरह से संजीदा था और वो एक हकीकत है कि उसने मेरे खामद पर हमला नहीं किया था। वो बीच बचाव करा रहा था। उसके खामद ने गलत समझकर उसके सर पर ईंट की 3-4 ज़रबे लगा दी। वो कहती है कि जेल के बाहर आसफ का लबो लहजा ऐसा था जिसमें बदनीयती और शरारत वाला कोई रंग नहीं था। वो वाकई खपती मालूम होता था।